नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 17वीं किश्त है वो जारी करेंगे आज पीएम। इस दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। किसान सम्मान निधि ट्रांसफर करेंगे पीएम मोदी। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी वो शामिल होंगे। बाबा काशी विश्वनाथ के भी दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। तो आपको बता दें कि तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का एक तरह से ये पहला दौरा है अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का। और पीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बीते दिनों भी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया था, बारीकियों से निरीक्षण किया था। और आज आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंच रहे हैं, यानी वाराणसी पहुंच रहे हैं। और यहां पर पीएम मोदी पीएम किसान सम्मान निधि यानी जो 2-2 हजार रुपए किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से डाले जाते हैं, साल के 6,000 रुपए, उसकी एक किश्त आज जारी करते नजर आएंगे। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। एक जानकारी के अनुसार करीब 50,000 किसानों से संवाद करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जुड़ी हुई, किस तरह से पूरा प्रशासनिक अमला सजगता के साथ काम कर रहा है। और पीएम के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीजेपी की तैयारियां भी पूरी हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। किसान सम्मान निधि ट्रांसफर की जाएगी। और इसी तरह शाम के वक्त की बात करें तो दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे पीएम मोदी। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा दर्शन भी करते नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, तैयारियां लंबे समय से की जा रही हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर। और दरअसल तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं नरेंद्र मोदी और उसके बाद यह पहला दौरा कहीं ना कहीं रहने जा रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले भी तमाम जीत के बाद पीएम मोदी पहुंचे अपने संसदीय क्षेत्र और इस बार भी उसी तरह से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और वाराणसी से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, किस तरह का उत्साह तमाम लोगों में और रौनक नजर आ रही है? वाराणसी पहुंच रहे हैं पीएम मोदी, क्या कुछ जानकारी कार्यक्रम को लेकर? देखिए रितेश, लगभग 5:30 बजे प्रधानमंत्री काशी में आएंगे और मेहंदीगंज में पहुंचेंगे, जहां पे वो 50,000 किसानों की जनसभा को संबोधित करते हुए लगभग उसमें 30,000 महिलाएं रहेंगे, जिसको किसान प्रमाण पत्र भी देंगे। जो महिलाएं हैं, खासतौर से महिलाओं पे जोर दिया गया है इसमें। पहली चीज। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आगमन है और रोडों पे तमाम उनके स्वागत की तैयारियां की गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद तमाम पॉइंट बनाए गए हैं जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जब एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री मेहंदीगंज के लिए रवाना होंगे तो वहां पे कई ऐसे पॉइंट है जहां पे ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र बनने के बाद पहला आगमन है तीसरे कार्यकाल का। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से गंगा आरती के लिए विश्वनाथ मंदिर में पूजन के लिए रवाना होंगे। पूजन करने के उपरांत वो दशाश्वमेध घाट पे पहुंचेंगे, जहां गंगा आरती का अवलोकन भी करेंगे। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री आज जो अपने क्षेत्र में आ रहे लगभग 17 घंटे रितेश बिताएंगे। और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जो पूरा प्रबुद्धजनों की बात की जाए, चाहे महिलाओं की बात की जाए, जैसे प्रधानमंत्री लगातार महिला सशक्तिकरण और किसानों को लेकर विशेष तौर से कार्य करते हैं, उसी प्रधानमंत्री को तमाम ऐसे डाटा और तमाम ऐसे शेड्यूल बनाया गया जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी महिलाओं से संवाद करेंगे। लगभग 10 महिलाओं को किसान पत्र भी देंगे। लगभग 50 किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की पहली किस्त तीसरे कार्यकाल की जारी करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में लगभग 17 घंटे बिताएंगे। उसके तदुपरांत सुबह प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे। धर्मेंद्र, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी एक तरह से तंज कसा है और कहा है कि पीएम मोदी दरअसल असल में किसानों से बात करें, इस तरह से बड़े कार्यक्रम ना करें, तभी जाकर उनकी समस्याएं सामने आएंगी। यानी पीएम के दौरे को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां भी आक्रामक रुख अख्तियार कर चुकी हैं।
देखिए नीतीश, अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री अगर 2014 में जब उन्होंने यहाँ से वाराणसी से चुनाव जीता था, उसके बाद प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री लगातार ग्राउंड लेवल पर काम किया और किसानों से लगातार जुड़े रहे। 19 का भी कार्यकाल अगर देखा जाए प्रधानमंत्री का, तो सेम उसी तरह से उन्होंने काम किया। किसान सम्मान निधि और किसानों के तमाम मुद्दों को जोड़ते हुए वो भारत सरकार की तमाम योजनाएं, जो डबल इंजन की सरकार है, योजनाएं दे रहे हैं। और वही अगर विपक्ष की बात की जाए, जो आज प्रधानमंत्री का संबोधन होना है मेहंदीगंज में, वहां पे प्रधानमंत्री लगातार पिछले कार्यकाल में जो बनारस के आसपास 8 विधानसभा के लोकल किसान है वो रहेंगे और किसानों से प्रधानमंत्री सीधे संवाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री जनसभा के रूप से जाएंगे, लोगों से बात करते हुए जाएंगे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जो किसान है उनसे क्या किसानों को लेकर और डेवलपमेंट किया जा सकता है, उर्वरक को लेकर, खेती को लेकर, इन्वायरमेंट को, जलवायु परिवर्तन, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे वो लगभग 3 घंटे चर्चा करेंगे। और जो किसान महिला मित्र हैं उनसे भी बात करेंगे कि महिलाओं को किस तरीके से प्रेरणा दी जाए ताकि किसान जो खेती से जुड़ी महिला है उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए और विश्व स्तर पे कैसे उनको, जैसे विश्व पटल मंच की बात लगातार प्रधानमंत्री कहते हैं, उस पटल की कैसे ले जाया जाए। तो कहीं न कहीं जो विपक्ष का आरोप है पूरी तरह से निराधार देखने को मिलता है। जब भी विपक्ष आरोप लगाया है, प्रधानमंत्री लगातार किसान से मिलते हैं, किसान से कनेक्ट होते हैं और किसानों से सीधे संवाद करते हैं। यही नहीं, तमाम जो योजनाएं प्रधानमंत्री की चलती हैं वो जो लाभार्थी हैं उनसे सीधे कनेक्टिविटी उनकी होती है, वो संवाद करते हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र, एक तरह से बीजेपी की तैयारियां हैं, पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं, तो दूसरी तरफ तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी सवाल पूछना शुरू कर दिया। आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी को साझा करने के लिए। आपको बता दें कि कई कार्यक्रमों में पीएम मोदी शामिल होते नजर आएंगे, जहां किसानों से वो संवाद करेंगे, तो साथ ही साथ शाम के वक्त जो कार्यक्रम होगा उसके माध्यम से डीबीटी के जरिए देश भर में जो तमाम लाभार्थी हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के, उनके खातों में भी 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र यानी वाराणसी आ रहे हैं। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान सामने आया। उन्होंने पीएम पर तंज कसते हुए कहा कि केवल मार्केटिंग और इवेंट का काम हो रहा है। देखिए, ये सब मैं समझता हूं कि केवल मार्केटिंग और केवल एक इवेंट का कार्यक्रम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी को इससे बाहर निकलना चाहिए और किसानों का दुख दर्द जानना चाहिए। अब उनसे वही किसान मिलेंगे जिनको टोपी पहनाया जाएगा, जिनको उनका पूरा बड़ाई कराया जाएगा मोदी जी से। मैं तो आग्रह करूंगा मोदी जी से कि जिन किसानों की ज़मीन जो योजनाओं में जा रही है, जैसे ट्रांसपोर्ट नगर के किसानों से मिलिए, वैदिक सिटी के किसानों से मिलिए, काशी द्वार के जो किसान जिनकी ज़मीन ली जा रही है उनसे मिलिए, जो स्टेडियम आप बनवा रहे हैं गुजरात के व्यापारियों से जो ज़मीन ले रहे हैं उनसे मिलिए। कम से कम उनकी बात सुनेंगे तो ये उससे जो वस्तु स्थिति है, जो किसानों का दर्द है, दुख है, वो आप सुन पाएंगे। वो केवल बनावटी किसान और जो आपके जो अगल बगल जो भाजपा के नेतागण हैं उनके जो आगे पीछे घूमने वाले लोग किसानों को बनाकर आप मिलवाएंगे, मैं समझता हूं कि उससे किसानों का दर्द और बढ़ेगा, किसान और नाराज होंगे। क्यों किसानों की ज़मीन जा रही है जो माँ के समान है, ज़बरदस्ती ज़मीन ली जा रही है, बिना कम मुआवजा देकर परेशान किया जा रहा है। अब जैसे ट्रांसपोर्ट नगर के लोग हैं उनको 97 का मुआवजा दे रहे हैं, वो 1 बिस्सा 2 बिस्सा के काश्तकार बेचारे कहाँ जाएंगे, वो मर जाएंगे। निश्चित उनसे बात करिए, उनको क्या वो सुविधा चाहते हैं, क्या उनके कष्ट हैं, उनसे बात करेंगे। मैं समझता हूँ उसका समाधान निकलेगा। केवल दिखावटी और इवेंट और मार्केटिंग छोड़िए, जो किसान प्रताड़ित है, जो प्रभावित है, उससे मिलिए। गंगा आरती भी देखने जा रहे हैं, गंगा पुत्र कह रहे हैं कि गंगा पुत्र। हाँ, गंगा पुत्र भी तो आप न्यूज़पेपर्स में छपा है कि गंगा जी का पानी आचमन योग को छोड़िए, नहाने लायक भी नहीं है। तो मैं मोदी से कहूँगा कि अगर वो दसास में जा रहे हैं तो वहीं पर 5 डुबकी लगाएं, 5 डुबकी वहीं गंगा जी में स्नान करके उसके बाद गंगा आरती में बैठें। मैं समझता हूँ कि गंगा जी का दुख दर्द उनको समझ में आ जाएगा। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं इस वक्त की एक बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, बीजेपी देश भर के वोटर्स का धन्यवाद करती हुई नजर आने वाली है। बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए धन्यवाद किया जाएगा। मतदाता अभिनंदन यात्रा इसका नाम दिया गया है। यात्रा के लिए सुनील बंसल को इंचार्ज बनाया गया। बीजेपी देश भर के वोटरों का धन्यवाद करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, गौरतलब है कि केंद्र में तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है। पहले 2 बार खुद के अपने दम पर प्रचंड बहुमत के साथ और तीसरी बार बतौर एनडीए
पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत मतदाता अभिनंदन यात्रा निकालने का फैसला हुआ है। और चलिए एक और बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा दें जो इस वक्त सामने आ रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर, कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि राहुल गांधी रायबरेली से ही सांसद रहेंगे। इसका मतलब यह है कि वायनाड सीट पर उपचुनाव होगा और राहुल गांधी की बहन कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा अब वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। उत्तर प्रदेश की प्रभारी रह चुकी हैं, अब संसदीय पारी की शुरुआत उनकी कहीं ना कहीं होती हुई नजर आएगी। दरअसल कल बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह ऐलान किया था। ये तस्वीरें उसी प्रेस ब्रीफिंग की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद हैं। और इस मौके को लेकर कांग्रेसियों ने भी जमकर पटाखे फोड़े हैं। दिवाली जैसा माहौल देखने के लिए मिला है कांग्रेस के भीतर। दरअसल राहुल गांधी के सामने ये बड़ी चुनौती थी, एक तरह से दुविधा भी थी। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि वो कौन सी सीट को रखें, कौन सी सीट को जाने दें, और अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो अब उत्तर भारत की राजनीति को और ज्यादा मजबूती प्रदान करेंगे। कांग्रेस की दृष्टि से राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी, उपचुनाव। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट दोनों से जीते थे। नियम के मुताबिक उन्हें एक सीट छोड़नी है, लिहाजा उन्होंने रायबरेली सीट को अपने पास रखने का फैसला किया है। तो वहीं वायनाड सीट से अब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा उपचुनाव लड़ेंगी। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान आया है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी भी वायनाड के लोगों के साथ जुड़कर काम करेंगी। कांग्रेस लगातार हर राज्य में मजबूत हो रही है। उधर पूर्व कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने वायनाड लोकसभा सीट से राहुल गांधी के खाली करने को लेकर तंज कसा है। राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों पर चुनाव लड़ा था, दोनों पर जीते थे। तो वहीं अब रायबरेली सीट वो अपने पास रख रहे हैं। प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। देखिए, प्रियंका गांधी कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। उन्हें तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए था, उन्हें कांग्रेस की कमान सौंपनी चाहिए। बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में लोकसभा का टिकट दे करके तो प्रियंका गांधी का कद और छोटा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन फिर भी वो एक नई पारी की शुरुआत कर रही है, मेरी शुभकामनाएं हैं। मगर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी जी को वायनाड से लड़वा करके एक बात प्रूव कर दी है, सिद्ध कर दी है कि कांग्रेस को हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। अगर हिंदुओं पे भरोसा होता तो उन्हें कहीं और से चुनाव लड़वाया जाता। प्रियंका गांधी वाड्रा के वायनाड से उपचुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी जानते हैं कि अगर उन्होंने रायबरेली से इस्तीफा दिया तो दोबारा जीतने की स्थिति नहीं बनेगी, इसलिए उत्तर प्रदेश से डर गए हैं। अभी तो उनका अमेठी से लगाव था, अब अमेठी से मोह भंग हो गया। अब वो जानते हैं कि रायबरेली में अगर इस्तीफा दिया तो दोबारा जीतने की स्थिति नहीं है। एक बार वो जीत गए, लेकिन दोबारा लड़ेंगे तो उनको उत्तर प्रदेश से हार मिलेगी, ये उनको पता है। इसलिए उत्तर प्रदेश से डर कर जो प्रियंका जी कहती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अगर लड़ सकती हूँ तो आओ उत्तर प्रदेश से लड़ो। लेकिन उत्तर प्रदेश से भागकर वो वायनाड पहुंची हैं और वायनाड से भी उनको मैं समझता हूँ असफलता मिलेगी। और वायनाड की जनता भी जानती है कि ये दोनों भाई बहन जो हैं केवल अपनत्व का झांसा देते हैं और टाटा बाय बाय हाय हाय हेलो हेलो वाले लोग हैं, और ये केवल चुनाव के सरगर्मी के दौरान चुनाव में पिकनिक मनाने आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वायनाड की जनता भी जागृत होगी और प्रियंका जी के जीवन का जो पहला चुनाव होगा वो हार के साथ शुरू होगा। मैं कृतज्ञ
तो वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी का कहना है कि मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व और राहुल गांधी का धन्यवाद करता हूं। राहुल गांधी ने यह सही राजनीतिक फैसला किया है। मैं कृतज्ञता अर्पित करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को और राहुल जी हमारे नेता आपको। आपने ये सही राजनीतिक निर्णय लिया है जो भावनाओं के अनुसार है कि आप रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे और वायनाड सीट से प्रियंका जी अपनी बहन को वहां से चुनाव लड़ाएंगे। इस तरह दोनों परिवारों का सदस्यों का प्रतिनिधित्व होगा और आदरणीय इंदिरा जी, आदरणीय सोनिया जी की जहां से प्रतिनिधित्व, उस रायबरेली से आपका प्रतिनिधित्व भी बना रहेगा। इसके अलावा उस उत्तर प्रदेश के जनादेश का सम्मान भी आपने कर दिया जिसने 80 में 43 सीटें इंडिया गठबंधन को दी थी। आपने उत्तर प्रदेश के इन भावनाओं को भी बनाए रखा, उसका मान दिया, सम्मान दिया। धन्यवाद प्रियंका जी, आप तो वायनाड से 5 लाख वोट से जीत कर आएंगी, ये दीवार पर लिखी हुई इबारत है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने प्रेस वार्ता कर केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश की सरकार राज्य में निषाद समाज के विकास और उत्थान के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिससे कि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए निषाद समाज को विकास के मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से, काशी वासियों की तरफ से प्रधानमंत्री को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का धन्यवाद देना था। और जिस उद्देश्य के साथ एनडीए के साथ निषाद पार्टी आई थी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उन्होंने गरीबों, शोषितों, वंचितों की, निषादों की, महिला, नौजवान, किसानों की चिंता की है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का अवसर दिया है। उन्होंने ढेर सारी योजनाएँ दी हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, उसमें 33 परियोजनाएं जिसमें 60% सब्सिडीज है। इनको उसके योजनाओं के बारे में जानकारी देना था। कार्यकर्ताओं के माध्यम से नदियों के किनारे रहने वाले निचले पौधान के लोगों को कैसे उसकी योजना का लाभ प्राप्त करेंगे, उसको इनको जानकार बनाना था, उससे आगे बढ़ना था। प्लस जो लाभार्थी पहले हैं उनसे संपर्क करें और उनकी जो सक्सेस स्टोरी है उसे बताएं, इसने सरकार से पैसा लेकर इतना बड़ा फायदा उठाया, आप भी आओ। बस मुख्यमंत्री संपदा योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से जिसका पैसा नहीं है उसके पास योजना में स्वीकृति प्रमाण पत्र मिलते ही हम किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उसे बिना गारंटी के 1,60,000, गारंटी 3,20,000, 3.5 लाख मिल रहा, उससे योजना चालू कर ले। उसमें 3% मोदी दे रहे हैं, 7% ब्याज लगता है और 4% हम योगी जी दे रहे हैं। मतलब 0% ब्याज पर उसे हम सहायता अलग से भी करेंगे। केंद्र से अनुदान तो है ही है, तो इसका जो अंश बनता 40% वो भी हम अलग से किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दे देंगे। बलिया की सलेमपुर लोकसभा सीट पर 2 बार से लगातार बीजेपी से सांसद रहे रविंद्र कुशवाहा ने लोकसभा चुनावों में अपनी हार का कारण बताया। उन्होंने राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम और बलिया के बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय यादव को अपनी हार का जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि दोनों ने मिलकर लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया, उन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जिसकी वजह से हार हुई। हार के पीछे खास करके हमारे 3 विधानसभा सिकंदरपुर, बांसडीह और बेलथरा रोड और वहाँ का जिलाध्यक्ष संजय यादव शुरू से मेरे खिलाफ कार्यकर्ताओं को भड़काने में लगा हुआ था और सभी मंडल अध्यक्षों को बराबर निर्देशित करता था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना है, रविंद्र कुशवाहा को चुनाव हराना है। और इसी अभियान में शुरू से अंत तक लगा रहा। हमारे सलेमपुर में यहाँ पर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री है विजयलक्ष्मी गौतम, ये एक दिन भी प्रचार करने के लिए सलेमपुर में कहीं नहीं निकली और अपने लोगों को लगा करके सुनियोजित तरीके से मेरा विरोध कराया और विरोध करा के हर बूथ पर जहाँ पर उसके कुछ लोग हैं उन लोगों ने हराने का काम किया। तो हम समझते हैं कि 3500 मात्र 3500 से जो मेरी हार हुई है, इसके पीछे बलिया के जिलाध्यक्ष संजय यादव और सलेमपुर की विजयलक्ष्मी गौतम जो राज्य मंत्री है, इनका हाथ है। पूरी टीम जिलाध्यक्ष की लगी थी कि हराने के लिए। और इस तरह से हम जब विश्लेषण करते हैं, हम लोग देखते हैं कि शुरू से अंत तक जनता ने मेरा साथ दिया
और भारतीय जनता पार्टी का जो सामान्य कार्यकर्ता है, हमारा जो बूथ अध्यक्ष है, हमारे जो नेता हैं, वो हर बूथों पर बहुत लड़ाई लड़े हैं और इनके भड़काने के बावजूद जिस तरीके से नेट टू नेट लड़ाई हुई है और अंतिम समय पर जाकर के हम 3500 से चुनाव हारे हैं, तो जिस तरह से जनता ने मेरा साथ दिया, कार्यकर्ताओं ने साथ दिया, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते रुख करते हैं अगली जानकारी का। लखनऊ से आपको बड़ी खबर से रूबरू करा दें, जहां चिन्हट के कार गैराज में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। लखनऊ के चिन्हट के कार गैराज का यह मामला है, जहां गाड़ियों में भीषण आग लग गई। अफरा तफरी का माहौल बना, 20 लग्जरी कारों में भीषण आग लगी है। और चलिए रुख करते हैं 4 मिनट में 18 मंडल का। उन्नाव में रेस्टोरेंट के सिलेंडर में लगी आग, दुकान में रखा सारा सामान जला। फर्रुखाबाद में ईंट भट्टा मजदूरों से भारी, डीसीएम खड़े ट्रक से टकराई, आधा दर्जन से अधिक मजदूर घायल। गोंडा में 2 कारों की टक्कर, आग का गोला बनी, दोनों कार, एक की मौत, कई घायल। सोनभद्र में रेलवे स्टेशन परिसर में मिला ज्ञात शख्स का शव, घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस। सोनभद्र में तेज हवा चलने से स्कूल परिसर पर गिरा टावर, स्कूल में लगा टीन शेड एवं पानी की टंकी टूटी। सोशल मीडिया पर पीएम और सीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला, युवक को पुलिस ने धर दबोचा। मथुरा के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में श्रद्धालु और पुलिसकर्मी के बीच मारपीट, तस्वीरें वायरल। सोनभद्र में सीआर के हमले में दर्जनों लोग घायल, एक की हालत है गंभीर। नोएडा में चलती कार बनी आग का गोला, चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। चंदौली में मृतका के पिता का आरोप, रेप करने के बाद की गई बेटी की हत्या। शाहजहांपुर के कई घरों में लगी भीषण आग, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कानपुर कब्जा रोकने गए परिवार पर हमला। लखनऊ में 8 महिलाएं और 1 पुरुष को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 25,000 कैश, सोने की चेन, 2 बोलेरो गाड़ी बरामद। लखनऊ में रोडवेज बस ने मारी डिवाइडर पर टक्कर, बस में सवार यात्री सहमे। चित्रकूट में रेलवे स्टेशन परिसर में 2 पक्षों में मारपीट, सीढ़ी चढ़कर भागने की फिराक में असंतुलित होकर छत से गिरा युवक, मौत हुई। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चलती कार बनी आग का गोला। महाराजगंज में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि और उनके भाई पर जमीन कब्जा करने का आरोप, धरने पर बैठा बुजुर्ग। लखनऊ में क्राइम टीम और पुलिस को मिली सफलता, शातिर चेन स्नेचर लुटेरे को दबोचा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।